हाँ जी। तो चलते अपने जनसंख्या के टॉपिक के ऊपर। जो अपने पीछे कर रहे थे उसी के कड़ी के अंदर आगे चलते हैं। जनसंख्या का टॉपिक किया था, उसी से आगे जनसंख्या नहीं किया। अपने क्या क्या टॉपिक कर चुके हैं वो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ भी कौन कौन सा टॉपिक अपने कर चुके हैं। अपने भारत का संविधान में सामान्य परिचय कर चुके हैं। सामान्य परिचय हो गया अपना। इसके पश्चात अपन ने कौन सा कर लिया? सामान्य परिचय के अलावा भौतिक विभाजन, अपवाह, जलवायु, मृदा, खनिज, उद्योग, कृषि, ये टॉपिक कर लिया। आपका एक जनसंख्या टॉपिक रह गया और एक वनस्पति का टॉपिक रह गया। ये दो टॉपिक आपके रह चुके हैं, तो इन दोनों को टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा कंप्लीट होता है भारत का भूगोल अपने कंप्लीट करेंगे। जनसंख्या का टॉपिक, भारत की जनसंख्या कुछ नहीं है, बिल्कुल फैक्ट और फैक्ट से समझते जाना कोई मुश्किल नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ वही फैक्ट इंपॉर्टेंट करना है, और आपको पूरी की पूरी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि में भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कहाँ से कौन सा यूज करें? रेड देखते हैं, रेड कैसे चलेगा। ठीक है। 1 मार्च 2011 की मध्य रात्रि में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422। तो अपने कह सकते हैं लगभग 121 करोड़। लगभग कितनी? 121 करोड़ जनसंख्या थी। इसको व्हाइट को ही ले लेते हैं अपने, येलो को। 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। आगे, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा तो चीन सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत दूसरे नंबर पे आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। यानी कि विश्व में अगर सबसे बड़े जनसंख्या की बात करें तो चीन 1 नंबर पे आता है, भारत 2 पे आता है, यूएसए आता है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा देश आता है? यूएसए। और 4 पे बात करता हूं इंडोनेशिया। 4 पे कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया देश आता है। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, तो जो पेन चेंज किया था। 2011 के मध्य रात्रि में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, सब घटते क्रम में बात करें तो चीन। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, अगर विश्व में बात करते तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कहाँ पे है? चीन। चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे पे भारत आता है, तीसरे पे यूएसए, इंडोनेशिया, उसके बाद ब्राजील और पाकिस्तान आता है। तो अपने को याद सिर्फ ऊपर 2-3 वाले करने हैं, चीन, पाकिस्तान और कौन सा? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कोई बात नहीं, छोटे वाले देश अपने को नहीं याद करने। भारत के पास विश्व की केवल 2.42% धरातल क्षेत्र है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% पड़ता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल एक आपको आंकड़ा बताता हूं, अभी मैं रुकना, बहुत अच्छा से एक आंकड़ा बताता हूं। ये 4-2 करेक्ट आंकड़ा बताता हूं आपको मैं।
ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2.42। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42%, इतना कम क्षेत्रफल पड़ता है तो भी भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। इतने कम जनसंख्या होने के कारण, इतना कम क्षेत्रफल होने के कारण भी भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या का हिस्सा पाया जाता है। 17.5% बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। भारत में 17.5% का हिस्सा पाया जाता है। यहाँ से आपको ये पता करना है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत वार्षिक 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत वार्षिक दांतिकीय वृद्धि 1.64% है। 5 राज्यों में 1% से कम है, जबकि 2 राज्यों से 3% से अधिक है। कहने का मतलब, अगर मैं वृद्धि की बात करता हूं, जनसंख्या वृद्धि की बात करता हूं, तो भारत का वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि पड़ती है 1.6, यानी कि एक साल में अगर 100 व्यक्ति थे तो एक साल में वो 101 व्यक्ति बन जाते हैं। तो वार्षिक वृद्धि यानी कि 151 व्यक्ति बन जाते हैं, यानी कि वार्षिक वृद्धि कितनी है 1.64% वार्षिक वृद्धि। और 5 राज्यों में 1% से भी कम है, जबकि 2 राज्यों के अंदर 3% से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि अपने को देखने को मिलती है। यहाँ से आपको बेसिक सा इतना पता होना चाहिए। आगे अगर मैं चलूँ, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे होती है? मेघालय में। मेघालय में अपने को सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, जनसंख्या वृद्धि। मेघालय में 27.8%, अरुणाचल प्रदेश में 25.9%, 25.9% और 27.8% अपने को वृद्धि यहाँ पे देखने को मेघालय से अपने को मिलती है। दूसरे तीसरे नंबर पे बिहार आता है, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो अपने कह सकते हैं यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं? मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन से? मेघालय व अरुणाचल प्रदेश पड़ते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य, सबसे कम बढ़ते क्रम में सबसे कम वृद्धि वगैरह, तो नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ पे तो माइनस में चला गया। केरल में दूसरे नंबर पे जनसंख्या वृद्धि है, गोवा में तीसरे नंबर पे जनसंख्या वृद्धि। देखो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो अपने को रट्टा मारना पड़ेगा। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको तो बहुत अच्छे से अपने को क्या मारना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा बहुत अच्छे से। नागालैंड में सबसे कम, केरल में सबसे ज़्यादा, गोवा में उससे कम, उससे ज़्यादा, मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे जनसंख्या वृद्धि। आगे आपको पीडीएफ मिल जाए। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, कुल जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़े राज्य की बात करता हूं तो कौन से सबसे बड़े राज्य पड़ते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे जनसंख्या है, बिहार में तीसरे नंबर पे जनसंख्या है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश पड़ता है। आपको इसका आंकड़ा बता देता हूं अभी मैं। अच्छा आगे, कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य आपको बता दिए। इसका समथिंग अभी मेरे को आंकड़ा इसको करेक्ट याद नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं। आपको आंकड़े, ऐसे आंकड़े नहीं पूछता, बिल्कुल आपसे ऐसे आंकड़े नहीं पूछा जाए, क्योंकि ऐसे आंकड़े कभी पूछे भी नहीं जाते। आपको सिर्फ बेसिक सा इतना याद रखना भी, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, हाँ याद आ गया, सॉरी, 19 करोड़। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19 करोड़ जनसंख्या है। मैं कहूं
2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। तो कितने करोड़ का अंतर है? 19 करोड़ का। यानी कि 10 साल में भारत ने एक यूपी पैदा कर दिया। 10 साल में भारत ने एक यूपी पैदा कर दिया, तो 19 करोड़ जनसंख्या पड़ती है यहाँ की। सबसे ज्यादा यूपी याद रखना, एक नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पे महाराष्ट्र याद करना जनसंख्या में। तीसरा बिहार जनसंख्या में। उमाबाई ऐसे याद रखना, उमाबाई, उमाबाई ऐसे याद रखना, उमाबाई। और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश पड़ता है आगे। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से पड़ते हैं? सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, फिर पुडुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है, अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली। पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पड़ता है कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी भारत में, अगर मैं दिल्ली पुडुचेरी की बात करता हूं तो जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलता है अपने को? दिल्ली में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अपने को देखने को मिलता है। यहां से इतना पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, आगे चलू मैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे, सिमी अरुणा याद रखना। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की, सबसे बड़े तो अरुणा, सॉरी, सबसे बड़े में तो उमाबाई था, यानी कि उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, बिहार। अगर मैं बात करता हूं कम में, सिमी अरुणा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कम में सिमी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। कम में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ज्यादा में तो कौन सा पड़ता है? उमाबाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार पड़ता है। आगे चलते हैं। अच्छा, बेसिक से जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं तो, भारत की सबसे पहली जो जनसंख्या हुई थी, सुनना 2 मिनट, सुनना यहीं पे सुन लेना, अलग से फैक्ट लिख लेना। भारत की सबसे पहली जनसंख्या 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत की सर्वप्रथम जनगणना, सर्वप्रथम, दशकीय रूप से 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के काल में। यानी कि 10 साल वाला सिस्टम, 10कीय रूप से सर्वप्रथम। इसे व्यवस्थित रूप से भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं तो एक बार,
91, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, यहाँ तक सुनना। 1911 से 1921 के मध्य भारत में जनसंख्या में कमी आती है। इकतीस में भारत की प्रथम जातीय जनगणना, जाति के आधार पे। 51 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली थी और वैसे कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और वैसे कुल तो 9वीं जनगणना, कुल 9वीं जनगणना पड़ती है। आगे चलते हैं अपने और लिखते हैं इसके ऊपर। कौन सा बच गया? 61 तक, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, क्योंकि अभी 11 तक हुई है तो इसके लिखते हैं। इकसठ से 71 के मध्य भारत में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा पड़ता है? अच्छा, 11 की बात करता हूं तो मैं स्वतंत्र भारत की सातवीं जनगणना, और कुल तो 9वीं जनगणना, कुल 15वीं जनगणना, कुल 15वीं जनगणना। जो 2011 की जनगणना होती है जिसमें जिसके निर्देशन में होती है, निर्देशन की बात करता हूं, सी चंद्रमौली के निर्देशन में होती है। और जो 2011 की जनगणना का जो लोगो था वो झोंपड़ी था, झोंपड़ी, और झोंपड़ी को तैयार करने वाला पटार विदर्द था। झोंपड़ी का लोगो तैयार करने वाला पटार विदर्द था। अच्छा, इससे संबंधित और बात बताऊं तो आपको मैं, जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। जुलाई को। और जो जनसंख्या विषय पड़ता है, जनसंख्या संघ सूची का विषय है, जनसंख्या संघ सूची का विषय है। यानी कि 3 सूचियां होती है। जब भारत का अपने पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो 3 सूचियां होती है, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची पे दोनों। लेकिन कहा गया समवर्ती सूची पे अगर कोई विवाद हो जाता है तो जो केंद्र सरकार का कानून होगा वही मान्य होगा। तो ये जनसंख्या संघ सूची का विषय पड़ता है। एक बात और बता देता हूं यहां से, जनसंख्या के बारे में सबसे पहले अपने को जहां भी जानकारी मिलती है तो अबुल फजल की एक बुक है आईने अकबरी।
अबुल फजल की आयन अकबरी, अबुल फजल की बुक, अबुल फजल की बुक आयन अकबरी। और अगर मैं कहूँ आयन अकबरी और इसके अलावा अकबरी, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक पढ़ता है अपने को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसके अंदर भी अपने को जनसंख्या के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूं तो सी चंद्रमौली के निदर्शन में झोपड़ी का लोगो था। झोपड़ी के बारे में इतने सारे फैक्ट लिख लेना, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ही है। तो और इसका मैं नारा भी बता देता हूं। नारा, नारा क्या था? मेरी जनगणना मेरा अधिकार, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। अच्छा, इसके पश्चात अगर मैं बात करता हूं, मेरी जनगणना मेरा अधिकार, इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम क्या थी? थीम राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा और राज्य के लिए, राज्य की जनगणना राज्य के द्वारा राज्य के लिए। ये अपने को यहाँ पे थीम देखने को, इतने सारे फैक्ट थे अपने जनसंख्या से संबंधित। इसके बाद में और भी फैक्ट देखते चले जाएंगे साथ साथ। तो आगे चलते हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य सिमी अरोड़ा, सिमी अरुणा। और बड़े की बात करें तो उमाबाई, ये बड़े की बात आती है। आगे चलते हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, बड़े तो दिल्ली पुडुचेरी था। बड़ा तो कौन था? दिल्ली व पुडुचेरी। और छोटे की बात करता तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या, दमन और दीव में दूसरे नंबर पे जनसंख्या पड़ती है। लक्षद्वीप में सबसे कम। याद रखना, सबसे ज्यादा तो कहां पे है? अगर मैं हाँ ऐसे करते हैं तो चार बातें यहां से बताऊं तो आपको मैं, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में सबसे ज्यादा, और राज्य में कम। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक, केंद्र शासित प्रदेश में कम। राज्य में सर्वाधिक तो कहां पे पड़ती है? राज्य में सर्वाधिक तो कहां पे पड़ती है? आपको मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश,
दो पे अगर मैं बात करूं तो राज्य में महाराष्ट्र, एक पे उत्तर प्रदेश। अगर मैं कम की बात करता हूं तो कम तो सिक्किम एक नंबर पे, मिजोरम, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में बात करता हूं तो एक नंबर पे दिल्ली, दो पे अगर मैं कम की बात करता हूं तो एक नंबर पे लक्षद्वीप, दो पे दादर नगर हवेली दमन और दीव, दादर नगर हवेली व दमन और दीव। ये आपको मैंने एक डायग्राम पे एक पेज पे सब कुछ नोट करवा दिया। आगे चलते लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अब आपके सामने बात निकल के आती है, बिहान जी सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो की बात करते हैं। भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं की संख्या के रूप में की जाती है। कहूं तो मैं लिंगानुपात की बात करता हूं मैं, लिंगानुपात, सेक्स रेशो। लिंगानुपात का मतलब होता है लिंग प्लस में अनुपात। अगर मैं इसका संधि करता हूं शब्द का, लिंग का मतलब होता है स्त्री व पुरुष। लिंग की बात करता हूं तो लिंग का मतलब होता है स्त्री व पुरुष। लिंग की बात करूं तो पुरुष व स्त्री। यही पूछ रहा भी लिंग का अनुपात, स्त्री व पुरुष का अनुपात क्या होगा। यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों के ऊपर, प्रत्येक 1000 पुरुषों के ऊपर, प्रत्येक 1000 पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे ही क्या लिंगानुपात कहा जाता है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे ही कौन सा अनुपात कहा जाता है, उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। यही अपने पढ़ेंगे तो यही वो बात कर रहा। सेक्स रेशो, भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों की पर महिलाओं की संख्या के रूप में की जाती है। 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 है। यानी कि अगर मैं कहूं भारत में प्रति 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं पड़ती है। भारत में औसतन एवरेज की बात करता हूं मैं, औसत की बात कर रहा हूं ये मैं, औसत की बात कर रहा हूं। भारत के प्रत्येक 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं पड़ती है।
1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं, यही भारत का लिंगानुपात पड़ता है 940। तो अपना भारत का लिंगानुपात क्या पड़ता है? 940 लिंगानुपात है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये, बहुत इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। भारत का लिंगानुपात 940 है। भारत का लिंगानुपात कितना? 940 है। चीन का लिंगानुपात पड़ता है कितना? 926। जापान का 1055। क्योंकि इसी हिसाब से देखें तो भारत में 940 है, यानी कि भारत में तो कितने 60 पुरुष कुंवारे रहते हैं। जापान में लिंग 1055 यानी कि 55 महिलाएं वहां पे फालतू हो जाती है। पाकिस्तान का 943 लिंगानुपात, यूएसए का 1055 इंडोनेशिया का 988 लिंगानुपात है, रूसी गणराज्य का 1167 लिंगानुपात है और श्रीलंका का लिंगानुपात 1034 लिंगानुपात वहां पे श्रीलंका पे लिंगानुपात पड़ता है। ये आपको भारत का इंपॉर्टेंट है, बाकी विदेशों का पढ़ने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेपाल के लिंगानुपात की बात करें तो 1014। अफगानिस्तान के लिंगानुपात की बात करें तो 931। भूटान की तो 897। म्यांमार का 1048। लिंगानुपात में राज्यवार अंतर कितना है? भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है 1048। अगर भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात देखना है तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका मिलेगा अपने को? केरल का मिलेगा। और केरल का लिंगानुपात तो कितना मिलेगा? 1048 मिलता है। केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है, सबसे कम तो हरियाणा का पड़ता है। सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा का पड़ता है। हरियाणा में 1000 पुरुषों के ऊपर 877 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पे 877 महिलाएं पड़ती है हरियाणा में। अगर मैं बात करता हूँ इसकी केरल की तो 1000 पुरुषों के ऊपर 1048 महिलाएं पड़ती है केरल के अंदर। तो केरल में भारत में सर्वाधिक पड़ता है और वैसे बात करें तो हरियाणा का सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सर्वाधिक 1038 लिंगानुपात, जबकि दमन और दीव में यह न्यूनतम 618 पड़ता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं मैं, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक किसमें पड़ता है? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुडुचेरी का और कम तो दमन और दीव का पड़ता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 1048, 995, 992। यानी कि भारत में सर्वाधिक अगर लिंगानुपात वाले मैं राज्यों की बात करता हूं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से पड़ते हैं भारत में? केरल पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है और आंध्र प्रदेश पड़ता है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सर्वाधिक पड़ते हैं। अगर मैं कम की बात करता हूं तो हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू और सिक्किम कम राज्यों में आते हैं। केरल तो सर्वाधिक है केरल में, उसके बाद में बात करो तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू में, सिक्किम में दूसरे नंबर पे पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ फिर सारे में, जब बात आएगी तो एक साथ लिख देता हूँ सारी बात। लिंगानुपात भारत का कितना? 940। राज्य
केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक कम राज्य की बात करते तो केरल, कम की बात करता हूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक की बात करता हूं तो पुडुचेरी, कम की बात करता हूं तो दमन और दीव पड़ता है। आगे चलते हैं, ये आपका बेसिक सा हो गया। आपको मैंने एक साथ सारे आंकड़े और राज्य वगैरह लिखवा दिए, ठीक है। आगे चले अपने साक्षरता, लिटरेसी। भारत की साक्षरता क्या, लिटरेसी क्या। भारतीय जनगणना में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष या आयु से अधिक है तथा वह समझदारी के साथ किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है। साक्षरता की श्रेणी में आने के लिए व्यक्ति के लिए कोई विधिवत शिक्षा लेना या फिर कोई न्यूनतम शैक्षणिक स्तर प्राप्त करना जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे इसने कहा है। यह कह रहा है साक्षर कौन माना जाएगा, एक शर्त रखा, उम्र होनी चाहिए कितनी, 7 वर्ष। सात वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। जो किसी भाषा को पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, समझदारी से उसको पढ़ सकता हो, लिख सकता हो समझदारी के साथ में, बस इतनी ही बात होनी चाहिए। वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा जिसकी उम्र 7 साल है और किसी भाषा को पढ़ लिख सकता है, वो समझदारी के साथ में पढ़ लिख सकता है, तो साक्षरता की श्रेणी में वो आता हैगा। इसको किसी भी विद्यालय में इसको किसी भी विद्यालय के अंदर बात करूं तो किसी भी विद्यालय के अंदर भारतीय जनगणना में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाएगा जो 7 वर्ष या उससे अधिक का हो। पहली शर्त, समझदारी के साथ भाषा को पढ़ एवं लिख सकता है। साक्षरता की श्रेणी में आने के लिए कोई किसी भी प्रकार की शिक्षा, विधिवत शिक्षा लेना या फिर कोई न्यूनतम शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है। अपने ऐसे नहीं कह सकते यह तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ।
ये अपन ऐसे नहीं कह सकते ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा। अपन ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अपने कह सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक शिक्षा कोई भी किसी भी प्रकार की ज़रूरी नहीं है। भाषाएं पढ़ एवं लिख सकता है, भाषा पढ़ व लिख सकता है। कम से कम 7 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। कितनी? 7 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आगे चलें तो भारत की जनगणना में प्रभावी साक्षरता दर को ही साक्षरता दर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर 65.46% है। यानी कि भारत में 100 में से सिर्फ 65 व्यक्ति ही पढ़ते हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर की बात करता हूं तो कितनी है? 100 में से सिर्फ 65% ही है। 65% ही है, 100 में से सिर्फ 65% ही है। पुरुष स्त्री साक्षरता दर का अंतर 16.68% है। तो अपने कह सकते हैं अगर मैं 65 में से 16 कम करता हूं, यानी कि कितने बचते हैं? 16 कम किए तो लगभग 54, 53 के 52-53 के समथिंग बचता है। भारत में महिलाओं की साक्षरता 52-53 के समथिंग है, पुरुष की कितनी? 65 के समथिंग पड़ती है। ये अपना भारत का 16 की बात करो, सॉरी 16 की बात करें, यानी कि भारत में 49 है, याद भी आ गया। भारत की महिला साक्षरता 49 पड़ती है। भारत में केवल आधी महिलाएं पढ़ती है, पुरुष 65 पढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता की बात करता हूं तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है। मिजोरम में दूसरे नंबर पर साक्षरता देखने को मिलती है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता और मिजोरम में दूसरे नंबर पर साक्षरता अपने को देखने को मिलती है। केरल में 100 में से 93 व्यक्ति पढ़ते हैं, 93%, और मिजोरम में 91.58% पढ़ते हैं। त्रिपुरा, उसके बाद में गोवा पढ़ता है। यानी कि केरल व मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलती है। कम साक्षरता तो बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में है और राजस्थान के अंदर है। कम में तो बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा में बात करता हूं तो कौन सा? केरल व मिजोरम पड़ता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो लक्षद्वीप पड़ता है, दमन और दीव पड़ता है, लक्षद्वीप पड़ता है, दमन और दीव पड़ता है। और उसके बाद बात करता हूं तो अगर मैं कम की बात करता हूं तो दादर नगर हवेली पड़ता है। दादर नगर हवेली। महिला साक्षरता की दृष्टि से भारतीय राज्यों में राजस्थान का स्थान सबसे पीछे है। यानी कि महिला साक्षरता की बात करते हैं, महिला साक्षरता में राजस्थान सबसे नीचे पड़ता है, सबसे नीचे आता है। महिला साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे आगे है। केरल में 91% महिलाएं पढ़ती है, 100 में से 91% महिलाएं वहां पे पढ़ती है। जनसंख्या घनत्व की बात करता हूं, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी की अपने बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व या फिर जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, ये 1 वर्ग किलोमीटर है। इस 1 वर्ग किलोमीटर ऐसा हुआ, ऐसे ही 1 वर्ग किलोमीटर ऐसा हुआ, इस 1 किलोमीटर का एरिया ऐसा हुआ और 1 किलोमीटर का ऐसा हुआ। इस पूरे डब्बे में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना पड़ता है? 382 पड़ता है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत में 382 व्यक्ति
1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत में 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने व्यक्ति? 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में निवास करते हैं। महिला साक्षरता की दृष्टि से भारतीय राज्यों में राजस्थान का स्थान सबसे पीछे है। महिला साक्षरता की दृष्टि से केरल सबसे आगे है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या को जनघनत्व या फिर जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर पड़ता है। बांग्लादेश का जनघनत्व पूरे विश्व में सबसे पीछे अधिक है। बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व पड़ता है वो विश्व में सबसे अधिक पड़ता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश से सबसे कम में तो अरुणा मिसो पड़ता है। अरुणा मिसी सिमी अरुणा तो सबसे कम जनसंख्या वाले हैं। सिमी अरुणा तो सबसे कम जनसंख्या वाले पड़ते हैं, लेकिन अरुणा मिसो तो क्या पड़ता है? अरुणा मिसो अरुणा प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, नागालैंड के अंदर इसका कुछ इलाका यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। एक बार पीछे से आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात अभी बता देता हूँ पूरा। इंपॉर्टेंट क्या क्या? ये भारत के पास विश्व का केवल 2.4%, इसे इंपॉर्टेंट रखना। विश्व का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल 17.5, ये इंपॉर्टेंट रखना। इसके अलावा सर्वाधिक वृद्धि वाला मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, 2 इंपॉर्टेंट रखना। सबसे कम नागालैंड व केरल पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र पड़ता है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी पड़ते हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य सिक्किम, मिजोरम पड़ता है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य ये पड़ते हैं। लिंगानुपात 940 है। सबसे कम तो किसका? सबसे अधिक तो केरल का, और सबसे कम किसका पड़ता है? हरियाणा का पड़ता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का। अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, सिक्किम का पड़ता है। इसमें साक्षरता 7 वर्ष होनी चाहिए और कोई एक भाषा को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो साक्षर माना जाएगा। भारत का अगर मैं साक्षरता बात करूं 65.46 पड़ती है और सर्वाधिक केरल में है। मिजोरम के अंदर दूसरे नंबर पे साक्षरता है। अगर सबसे कम बात करता हूं तो बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में पड़ती है। लक्षद्वीप में सर्वाधिक पड़ती है। न्यूनतम दादरा नगर हवेली के अंदर पड़ती है। महिला साक्षरता की दृष्टि से भारतीय राज्य में राजस्थान का स्थान सबसे पीछे पड़ता है। महिला साक्षरता दृष्टि से केरल सबसे आगे है। और जनगणत्व के हिसाब से अगर बात करें तो 382 जनगणत्व पड़ता है भारत का। और बांग्लादेश का जनगणत्व विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक तो राज्य अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार का सबसे, ये इंपॉर्टेंट है बिहार का, इसका 1100 से समथिंग पड़ता है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व पड़ता है वो 1100 से समथिंग पड़ता है, 1100 से अबव पड़ता है, 1100 से। वो पश्चिम बंगाल भी कम नहीं है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ तो पश्चिम बंगाल भी इसके साथ पे लगभग इसके बराबर ही पड़ता है। और केरल में 3 नंबर पे जनसंख्या घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सीधा सा सिंपल सा है। बिहार में सर्वाधिक है। अरुणाचल प्रदेश में, इसका बिहार का तो 1100 से समथिंग है। अरुणाचल प्रदेश की बात करता तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और राजस्थान का जो जैसलमेर जिला पड़ता है, उस जैसलमेर जिले का भी जो जनसंख्या घनत्व पड़ता है, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उस जैसलमेर जिले का भी जो जनसंख्या घनत्व पड़ता है वो भी 17 पड़ता है। राजस्थान का भी 17, अरुणाचल प्रदेश का भी 17। राजस्थान का भी 17, अरुणाचल प्रदेश का भी 17 किलोमीटर पड़ता है। तो एक बार मैं आपको पीछे सा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। भारत में शुरू होती है 1872 में सबसे पहले, लेकिन 10 के रूप से 1881 में शुरू होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस,
और बात करता हूं तो जनसंख्या संघ सूची का विषय है। जनसंख्या कौन सी सूची का विषय पड़ता है? संघ सूची का विषय पड़ता है। और सबसे पहले जनसंख्या के बारे में अबुल फजल ने आईने अकबरी में बताया और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसकी क्या की थी? व्याख्या की थी। कौटिल्य ने कौन से में? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसकी व्याख्या की थी। यह आपका जनसंख्या का टॉपिक कंप्लीट होता है। भारत का भूगोल का एक टॉपिक रहेगा, आपका कौन सा टॉपिक रह जाता है? मैं देख के बताता हूं भी। आपका टॉपिक रह गया वनस्पति। वनस्पति आपका एक टॉपिक रह गया। जैसे ये पूरा हो जाएगा तो आपकी भारत का भूगोल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।